कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी। चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। हिंदी मेरा देश है, भोजपुरी मेरा घर। घर से निकलता हूँ तो चला जाता हूँ देश में, देश से छुट्टी मिलती है तो लौट आता हूँ घर। ये काव्य पंक्तियाँ हिंदी के मूर्धन्य कवियों में से एक केदारनाथ सिंह के नए काव्य संग्रह सृष्टि पर पहरा से हैं। आज किताबनामा में आइए हम सब उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज किताबनामा में आप आए। भारतीय ज्ञानपीठ ने आपको वर्ष 2013 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। इसके लिए किताबनामा टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। केदारनाथ जी का परिचय हिंदी कविता में इतना जाना पहचाना है कि इनके बारे में अलग से कुछ भी कहना इनके सामने गुस्ताखी है। अब तक इनकी प्रकाशित कृतियां हैं अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तॉल्स्टॉय और साइकिल, बाघ तथा प्रतिनिधि कविताएं, और अभी हाल ही में 8वां काव्य संग्रह जो प्रकाशित होकर आया है वह है सृष्टि पर पहरा। इसी वर्ष केदारनाथ सिंह जी 80 साल के हुए हैं। 80 साल की उम्र में 8वां काव्य संग्रह। केदारनाथ जी, आप पहले हमें यह बताएं कि कविता से आपका रिश्ता कितना पुराना है, कैसे इसके साथ आपकी संगत बनी? क्या है कि मैं गांव में पला बड़ा, पैदा हुआ था गांव में ही, और उसके बाद पढ़ने के लिए मुझे स्कूल में, जब मैं 5वीं 6वीं में था तो बनारस भेज दिया गया। बनारस तो कला संस्कृति का घर है, बल्कि भारत की संस्कृति की राजधानी मैं कहूँगा उसको। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बनारस में पढ़ने का मौका मिला, और वहाँ के एक पब्लिक स्कूल नुमा संस्था थी, उसमें मैंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की। जो मुझे याद है वो ये कि वहाँ एक बहुत अच्छा साहित्यिक माहौल था। हमारे स्कूल में कुछ बड़े साहित्यकार आते रहते थे, जैसे निराला को मैंने देखा था। निराला वहाँ आए थे, जो लगभग एक देव पुरुष के रूप में हम इनको याद करते हैं। तो उनको मैंने देखा था अपनी आंखों से। मुझे खुशी है, गर्व भी है कि मैं निराला को देखा था, सुना भी था उनको। और उसके बाद कई साहित्यकार लगातार आते थे, तो एक संस्कार बनता है इस तरह से। सुन के मुझे लगता था कि अच्छी चीज़ें हैं ये, और ऐसा कुछ करना चाहिए। तो प्रेरणा तो कोई वहाँ मिली होगी, कुछ माहौल से मिली होगी। कुछ बहुत अच्छे मेरे अध्यापक थे। संस्कृत का एक अध्यापक हमारे थे जो बहुत ही प्रबुद्ध पंडित थे, वो, और हिंदी का अध्यापक थे। दोनों ही बहुत ही प्रखर प्रतिभा के लोग थे। अभी भी मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो थोड़ी बहुत जो ज्ञान की किरण मिली वो उन्हीं गुरुओं से मिली थी, जो मेरी पूंजी है। भाषा का संस्कार मिला मुझे अपने संस्कृत के पंडित से, और हिंदी साहित्य का ज्ञान हुआ हिंदी के अध्यापक से। ये दोनों में इंटरमीडिएट के अध्यापक थे, तो आधार तो वही है। मैं सुन चुका था कि इस कॉलेज में, स्कूल में हमारे जाने से पहले प्रेमचंद भी आया करते थे, जयशंकर प्रसाद आए। तो ये सारे बड़े जो नाम थे हिंदी साहित्य के, वो सब उस कॉलेज में कभी न कभी आते थे। कुछ मेरे जाने के बाद, कुछ मेरे जाने से पहले आ चुके थे। कुल मिला के एक बहुत ही समृद्ध साहित्यिक माहौल था उस स्कूल में। वो मेरी पूंजी बनी, स्मृति की पूंजी।
और वहाँ से मैंने तुतलाना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ पहले शुरू में तो गीतों शुरू किया था मैंने, कुछ गीत लिखे, एक आध गीत इधर छपे तो थोड़ी लोगों ने तारीफ की, तो लगा करिए तो अच्छी बात है। सौभाग्य मेरा था कि मेरे गुरु उन दिनों आरंभिक काव्य की दुनिया में प्रवेश करते ही मिल गए त्रिलोचन शास्त्री जी। जो वहाँ आया करते थे मेरे स्कूल में अपने बेटे से मिलने। उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था, लेकिन छोटा जूनियर था मुझसे, एक ही हॉस्टल में रहते थे हम। तो अपने बेटे से मिलने वो आते थे। उनसे मिलने का अचानक एक संयोग घटित हुआ और उनसे मैंने बहुत सीखा। ये से सौभाग्य मानता हूँ कि शुरू के दिनों में एक ऐसा सजग, विवेकवान, प्रतिभाशाली गुरु मिल जाए। ये त्रिलोचन शास्त्री थे जिनसे मैंने पाया, सीखा। मतलब कि आप यह उचित समझते हैं कि कवि को भी एक गुरु की ज़रूरत होती है? मेरा ख्याल है कि पुरानी परंपरा तो उर्दू में परंपरा वो आज तक थोड़ी बहुत बची हुई है, जिसको वो एक उस्ताद होता है, फिर उसका एक शागिर्द होता है। वो परंपरा उर्दू में तो चलती रही। हमारे यहाँ उस तरह से बहुत औपचारिक रूप उसका नहीं था, लेकिन एक अनौपचारिक परंपरा तो रही हमारे यहाँ भी। संगीत के घराने में तो बहुत जानी पहचानी परंपरा। मेरा ख्याल है कि शायद एक ऐसी परंपरा की ज़रूरत पड़ती है अपने आरंभिक दिनों में जी। हर साहित्यकार को, रचनाकार को, कलाकार को। मेरा सौभाग्य था कि बनारस मुझे सहज ही मिल गया बिना किसी प्रयास के। विश्वनाथ त्रिपाठी जी, जो कि हिंदी के स्वयं यशस्वी लेखक हैं, वो एक संस्मरण में बता रहे थे कि परीक्षा के दिनों में कविता लिखने का आपका जो उफान था वो कुछ ज़्यादा होता था। क्या है कि विश्वनाथ जी मैं सौभाग्यशाली हूँ, वो मेरे सहपाठी थे जी। और ऐसे वैसे अभिन्न सहपाठी। जी। तो साहित्य को लेकर बहुत चर्चाएं, खासतौर से उर्दू साहित्य को लेकर बहुत सारी बातें हम किया करते थे। बल्कि उर्दू में जो गहरी पैठ मैंने बनाई, गालिब में, मीर में, फैज़ में, फिराक में, वो उन्हीं की सोहबत में संभव हुआ। अच्छा। वो उर्दू बेहतर, मुझसे ज़्यादा उर्दू जानते हैं वो। पर शायरी का शौक़ हम दोनों का था, तो साथ साथ पढ़ा। और मैं मानता हूँ कि उर्दू ने हमें एक और अलग संस्कार दिया। जी। मैं ये भी मानता हूँ कि हर हिंदी वालों को उर्दू थोड़ी पढ़नी चाहिए। अच्छा। उससे भाषा का एक अलग संस्कार बनता है। शमशेर जी कहा करते थे, शमशेर बहादुर सिंह का तो ये कहना था कि हर हिंदी वाले को दाग को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जी। क्योंकि दाग भाषा सिखाते हैं। जी। तो जो अंदाज़े बयां है उर्दू का, वो हिंदी वालों को भी सीखना चाहिए, उससे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। थोड़ा बहुत वो दौर था जब विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ में था। जी। तो हम लोगों ने वो सीखा, जाना। जी। मैं दोहराना चाहूँगा कि विश्वनाथ जी हमको मिले उस समय। जी। ये एक सुखद संयोग था। जी। उन्होंने मुझसे क्या पाया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने उनसे जी। उर्दू की ओर जाने और उसमें प्रवेश करने की एक प्रेरणा पाई थी। मैनेजर पांडे जी ने एक जगह लिखा है कि शब्दों के स्वभाव के पारखी कवि हैं आप। तो ये शब्दों के स्वभाव को परखने की जो आपकी प्रवृत्ति, ये मैंने त्रिलोचन जी से सीखा था। जी। त्रिलोचन जी की बहुत अच्छी बात मुझसे कही थी। मैं तो पूरब का आदमी थोड़ी लड़खड़ाती हुई हिंदी बोलता है। जी। सीखना पड़ता, हमारी बोली, हम तो भोजपुरी भाषी हैं भाई, हमको हिंदी अर्जित करनी पड़ती है, एक्वायर करनी पड़ती है। जी। तो मैंने त्रिलोचन से पूछा कि सिर क्या करना चाहिए। जी। बोले एक काम करो, तो मेरे क्लास में एक लड़का है, पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, भाषा अच्छी बोलता है। अब उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि पढ़ने में ना अच्छा होते हुए कोई अच्छी भाषा बोल सकता है। ये कौन थे? वो छात्र पछाण, यानी वो पूरा पश्चिम से गया था, मेरठ एकांक रहने वाला था। जी। तो हिंदी सही बोलता था वो, कम से कम वाक्य विन्यास सही होता था, मुहावरे सही होते थे। तो मुझे त्रिलोचन जी सीख दी कि ये छोड़ दो कि वो कैसा पढ़ने में है, वो कैसे बोलता है वो देखो। जी। उससे उच्चारण सीखो, जी। भाषा का विन्यास सीखो, मुहावरेदारी सीखो। तो वो त्रिलोचन जी की सीख थी जिसने मेरी मदद की। और भाषा के स्वभाव की भी बात कर रहे हो, तो वो वहाँ से मैंने एक कोशिश की कि भाषा का एक अपना, हर भाषा का अपना स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, नेचर होती है, उसको पहचानने की कोशिश करूँ। खड़ी बोली की अपनी नेचर अलग है, हमारी भोजपुरी से बिल्कुल अलग है वो।
तो हमको प्रयत्नपूर्वक हिंदी अर्जित करनी पड़ती है, जो मैंने कोशिश की और किसी हद तक अर्जित कर सका हूँ। बहुत सारे जो भोजपुरी के शब्द हैं आपके यहाँ आए हैं, और यह नागार्जुन के यहाँ भी था कि मैथिली के शब्दों को, देशज शब्दों को हिंदी के अनुकूल बना करके उनका प्रयोग यह आपने किया है। यह सायास किया है या देखो, ये मेरे संस्कार में बनारस में ही पढ़ा। भारतीयों ने कहीं लिखा है और सही लिखा है कि हिंदी की ताकत है उसकी बोलियाँ जी, और हम बोलियों से शब्द लेते हैं, संस्कार लेते हैं, कहानियाँ, मुहावरे, मोटिव, पता नहीं क्या क्या लेते हैं। ये प्रेमचंद ने किया है। जी। प्रेमचंद को पढ़ो, इतने सारे मुहावरे बोलचाल भोजपुरी से लिए उन्होंने। लिखते उर्दू में थे पहले, बाद में हिंदी में आए वो। पर भाषा का जो अपना एक अलग संस्कार है वो तो भोजपुरी से प्राप्त किया था उन्होंने। इतने मुहावरे भोजपुरी के उनके यहाँ समाये हुए हैं, उनकी भाषा में शब्द भी हैं। शायद एक अलग मुहावरा कोश बन जाए, बहुत सारे बन जाएंगे। तो प्रेमचंद ने वो काम किया था। रेणु तो खैर इसके लिए सम्राट हैं जी। रेणु ने बोली से जितना लिया और बोली से लेकर भाषा को समृद्ध किया, वैसा हिंदी में उतना किसी ने नहीं किया। नागार्जुन ने भी किया है मैथिली से लेकर, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा रेणु ने किया था। रेणु इस वाणी में आदर्श हैं जी। बोली से कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे उसे हिंदी में ढाला जाए, हिंदी बनाया जाए, ये दोनों कलाएं रेणु के पास थी जी। कवियों को भी रेणु से सीखना चाहिए। उनकी भाषा में वो ताकत है जी। मैं मुरीद हूँ रेणु का इस वाणी में। आप अपनी कोई भी कविता लिखकर उसका पहला ड्राफ्ट रख देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद आप उस पर काम करते हैं। ये कहीं लिखा मैंने। क्या है कि ये होता है मेरे साथ, बहुत सारे ड्राफ्ट। अगर मेरा कोई कच्चा चिट्ठा जिसको कहते हैं जी, जहाँ वो रफ जी, मेरी जो पुस्तिका होती है उसमें देखे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं, और मैं फिर लौटता 5 महीने 6 महीने बाद या कभी कभी 10 दिन 20 दिन बाद भी अचानक पाता हूँ कि वो तो रह गया था, छूट गया था वहाँ। जानबूझ से छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा मौका देना चाहिए रचना को। लिखा तो एक कचास होती है उसमें, कचास न हो तो रचना नहीं है वो। अच्छा। फल भी पहले कच्चा होता है जी। बाद में पकता है वो। अगर फल पका हुआ ही आए हाँ, तो फिर फल नहीं है। अच्छा, उसकी एक प्रक्रिया पूरी पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो मैं उस कचास को छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा वो मुझ में पके और वहाँ पड़ी हुई है तो फिर उसका सूत पकड़ता हूँ, उसका धागा पकड़ता हूँ, और अगर वो डेवलप हो सकी तो डेवलप होने देता हूँ। कई बार लगता है कि नहीं छोड़ देता हूँ। फेंका हुआ कभी बेकार नहीं जाता। जैसे रद्दी से भी आजकल तो कहते हैं ऊर्जा उसे पैदा कर लेंगे हम जी। वो रद्दी भी काम आता है, वो उसे पड़ा रहने दो। आज से नहीं, वो हो सकता 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद काम आए। मैंने रद्दी में फेंकता नहीं हूँ, उसे पड़े रहने देता हूँ। ठीक है। और वो कभी न कभी काम उसका कोई न कोई हिस्सा, टुकड़ा, इमेज आ जाता है। ऐसी कोई रद्दी कविता जो सबसे लंबे समय के बाद आपके किसी काम आई हो, कोई कुछ याद है, बता सकते हैं? तो क्या है, मेरी एक कविता है थोड़ी चर्चित, बनारस जी। तो बनारस कविता जो है वो एक दूसरी कविता लिखी जा रही थी, उसके साथ वो उसका ड्राफ्ट बना, एक रफ ड्राफ्ट बना जो मेरी रुचि के अनुसार नहीं था। अच्छा। छोड़ दिया मैंने उसको। ये लिखा कब होगा आपने पहली बार? ये मैं 84 की बात होगी, 1983 शायद हो। 83 है क्योंकि यहाँ से देखो मैं है वो। तो ये किताब 83 में आई है तो इसका मतलब कि थोड़ा पहले का होगा। फिर वो बहुत दिनों बाद मैंने उसको देखा, तो रुक पड़ी, ये तो कविता बन सकती है, वो बनारस बन सकती है, बनारस का जिक्र उसमें था बिल्कुल। फिर वो फाइनल शेप में आई। ऐसी और बहुत सारी कविताएँ हैं, वो लंबी सूची बनेगी, देखूंगा तो। एक रोटी कविता है आपकी, रोटी पकने की जो उसमें पूरी प्रविधि है और उसके स्वाद का जो आपने जिन शब्दों में वर्णन किया, उसको पढ़ते हुए जो एक अनुभूति होती है,
मुझे ऐसा लगता है कि वह गैस के चूल्हे पर पकती हुई रोटी तो नहीं है। जब वो रोटी पकी होगी तो बलिया के चकिया में ही पकी होगी। और वह पुरानी कविता मेरी, बहुत पुरानी कविता है। और वो तब लिखा आपने जेएनयू में रहते हुए। लकड़ी पर जो खाना बनता था जी। तो वो मेरे मन में करा गैस आ गया हो, गैस का चूल्हा भी आ गया हो। पर मेरे बचपन की स्मृति में तो वही है। मतलब कि आप स्मृतियों को भी पकाते रहे। मैं देखिए, रोटी का संबंध माँ से होता है। और मेरी माँ रोटी पकाती थी तो वो लकड़ी के चूल्हे पकाती थी गांव में, वो मैंने देखा था। तो जब भी मैं रोटी याद करता हूँ तो मुझे तो पहला दृश्य वही याद आता है, माँ के हाथ से पकती हुई रोटी और गांव में और लकड़ी के चूल्हे पर। वो तो मैं भूल नहीं सकता। रोटी और वो लकड़ी का चूल्हा, ये दोनों मेरे लिए अभिन्न हैं इस गैस के चूल्हे के युग में भी। जी। बहरहाल जब ये कविता को लिखते समय मेरे सामने तो कहीं वही दृश्य था, वो जो चूल्हा होता है। ये जो देखा, सुना और भोगा जो कुछ भी है, उसकी अनुगूंजें आपके यहाँ बहुत हैं। अनामिका जी ने एक बार इस बात की तरफ मेरा ध्यान खींचा था और कहा था कि अनुगूंज की कविता अभी फ़िलहाल बहुत कम है, आपके यहाँ ये ज़्यादा मिलती है। इसकी कार्य प्रविधि क्या है, अनुगूंज को रचने की जो कार्य प्रविधि? कह नहीं पाऊँगा, पर एक कारण है जो सहसा मैं कह सकता हूँ। क्यों क्या है कि एक शब्द चलता है रचना प्रक्रिया, जी। क्रिएटिव प्रोसेस। तो वो अंधे कुएं में झांकना है, दिखाई कुछ नहीं पड़ता, उसमें कुछ निकालना टटोल के। तो उसमें तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए रचना प्रक्रिया के बारे में बात नहीं करता हूँ। लेकिन ये है कि अनुगूंज का संबंध लय से है। लय से। और मैं लय को छोड़ता नहीं। मेरे गद्यवत लिखी हुई कविता में भी मेरी जो है, उसमें भी आप एक लय का हल्का सा आधार ज़रूर पाएंगे। और वो जहाँ जाकर कोई कथन पूरा होता है या पंक्ति पूरी होती है, कई बार बीच में भी आप पाएंगे कि एक विराम चिन्ह है और वहाँ एक बात पूरी हो रही है और उससे कुछ निकल रहा, जिसको लोग गूंज कहते हैं। जी। तो वो गूंज मेरी उस लय की आवृत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसको मैं छोड़ता नहीं। जी। गति में भी लय होती है। बिल्कुल। हाँ। तो मैं लिखते समय उस लय को एकदम एक तरफ करके कविता नहीं लिखता हूँ। छंद में पहले लिखता था मैं, और छंद का संस्कार मेरे भीतर समाया हुआ है। छंद को लिए दिए मैं गद्य में आया हूँ। जी। तो वो मेरी कविता में अगर गूंज है तो शायद उसका उत्स, उसका स्रोत मेरे उस संस्कार में है जो मैंने छंद से अर्जित किया। आज जब रचना करते हुए इतना आगे आप निकल आए हैं और छंद को छोड़े हुए भी बरसों बीत गए, तब और अब में काफ़ी फ़र्क है हिंदी कविता की जो हिंदी समाज में स्थिति है। अब आपको क्या लगता है कि हिंदी कविता के लिए छंद की ज़रूरत कितनी है? देखो ऐसा है कि छंद को तो मैंने छोड़ा नहीं है, इसमें भी छंद वाली कविताएं हैं। तो छंद तो मेरे साथ लगा रहता है जी। और ये हिंदी ही है जिसने छंद को एकदम छोड़ दिया है। और कोई भाषा नहीं भारत की। जी। बांग्ला में नहीं ऐसा, मराठी में नहीं ऐसा है, उर्दू में तो बिल्कुल नहीं है। उर्दू में आज भी गज़ल छाई हुई है। बिल्कुल। नज़में भी लिखी जाती हैं, पर नज़में भी लय में लिखी जाती हैं। जी। तो एकदम छंद से मुक्त हिंदी क्यों हुई, ये अलग सवाल है। जी। पर मैं व्यक्तिगत रूप से छंद को आसमान से टपकी हुई चीज़ तो मानता नहीं। जी। वो जनता की पूंजी है, जनता का आविष्कार है, लोक से आया है छंद, हमारे लोकगीतों से आया है। जी। लोकगीतों में छंद है, आज भी मौजूद है। जनता का काम तो छंद के बिना चलता ही नहीं। जी। वो गाएगी, जी। सुख में दुख में गाती है वो, और गाएगी तो कोई ना कोई छंद से बन जाएगा। जी। जितने छंद हैं हिंदी के, उनका स्रोत लोक है, जी। तो वहाँ से आया हुआ है। इसलिए मैं मानता हूँ कि छंद को छोड़ना नहीं चाहिए। छंद को छोड़ना माने उस आधार को छोड़ना जो जनता के बीच है। छंद शायद किसी हद तक जन और मन को जोड़ने का एक सेतु है। लोकगीतों की बात आई तो लोक के किसी कवि से आपको ताकत मिली हो, ऊर्जा ली हो आपने? देखो, लोक कवि का जहाँ तक सवाल है, जैसे एक लोक कवि को मैंने देखा है, वो तो भिखारी ठाकुर हैं।
जी, आपकी कविता में भी आते हाँ, हैं। मैंने भिखारी ठाकुर पर कविता लिखी है, जी, मन से लिखी है। और भिखारी को मैंने कई बार देखा था, जी, उनको अभिनय करते हुए भी, नाचते हुए भी, व्यंग्य करते हुए भी, और अनेक रूपों में देखा था, और बातचीत भी की थी अच्छा, प्रत्यक्ष। जब वो नाच गाना छोड़ चुके थे, अभिनय छोड़ चुके थे और एकदम संन्यास जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब अचानक मेरी वो मैंने लिखा उसके बारे में, भेंट हुई थी। तो वो तो जन्मजात कलाकार थे, जी, एक सिद्धि थी जो उनको सहज ही मिली हुई थी, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा था उनको। ठीक है, उसका विकास हुआ होगा उनके भीतर। उनसे मुझे लगता था कि ये कलाकार है, सीखो क्या कर रहा है। आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तब वो अपना अभिनय का सारा तामझाम खड़ा किया था। उन्होंने नाटक लिखे थे अपने भोजपुरी में, कहीं स्वाधीनता आंदोलन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सारा उनका काम जो था, लेखन जो था, लेखन विधिवत नहीं लिखते थे, वो बोलते थे, जी, वो सब उसकी पृष्ठभूमि में ही था, जो आज़ादी की लड़ाई का आधार बना रहा था, जी, एक सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा था। उस सामाजिक परिवर्तन का हमारे स्वतंत्रता संघर्ष से संबंध था। केदार जी, आपसे बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें एक लंबे वक्त की और एक लंबी बैठक की ज़रूरत है, लेकिन किताबनामा में आज हम लोग इतने ही पर बात को विराम देते हैं। आगे फिर हम आपसे बातचीत के लिए हम लोग साथ होंगे। आज केदारनाथ जी से बातचीत यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। केदार जी, आप किताबनामा स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। Now it's night in the car. Night falls so fast here. From dusk it's only a heartbeat away, a curtain that falls into place. The songbirds give their final note. Giant bats flit between the trees, perforating the sky. We are driving through the wide boulevards of Lutyens Delhi, the colonial sweep of classical bungalows housing memories of order and rule, of radial roads and white cupolas shaded by tunnels of trees. Jasmine blossoms blow along the wind. The gulmohar glow like cinders. In the darkness I follow his tail lights. He drives fast and then he coasts along, waiting for me to catch up. It's a game to him. He heads through Lodhi Estate, where the rich and powerful crouch in their mansions, their guards poking guns from their nests at the street. It's still very hot, a dry heat that sees men out everywhere on the grass, lit by the street lamps on the circles, in the scattered parks. Men who've been stunned into torpor and are stirring to put away their cards, light beeries, make fires, their bicycles propped up against the trees, some walking again. Women glide along the road, apart, single file, carrying babies and baskets on their heads, impossibly erect, draped in frayed saris bright as Gogan fruit. But none of this exists to me now. I can never be part of it. There's only his taillights ahead of me. I follow them down into South Delhi all the way to Vasant Vihar, no longer alone. I'm always alone. I'm 13 years old. My breasts are puffing up like crisp little puris, the blood flowing out of me so hard I think I'll die. My stick of a body ripens, tightens, becoming newly curved. The flesh around my eyes takes on the purple of a bruise. Such a spurt of growth that my clothes don't fit me anymore, and I can never again wear my tartan dress. Around this time, my extended family becomes secure, finds wealth. My father's brothers, all moving forward in the world, not spectacularly, not extraordinarily so, but more than enough to survive. The economy is opening up. Jobs are found. Land is bought and sold. Then come the cars, the washing machines, the televisions. The cousins sent off to America to study, to become doctors, accountants, lawyers and bankers. All the bases are covered. But we do nothing, go nowhere. Though my father still sends money, we are displaced, shoved aside. I keep my head down in school and get lost in my dreams, but my mother sits outside it all, the exile, watching the rest of them in silence in the frozen halls of our home, becoming suddenly old, her hair getting tangled in knots. She removes her bangles. She doesn't sit with the other women. She only sits by herself and smokes.
She has her suspicions. She laughs bitterly, as if someone has made a cruel joke about the world. When I'm 17, she dies. It's a short illness, there's no time. She's blown away like dust on the veranda wind. My father returns for the cremation, but they don't let me see her, and he doesn't take me back to Singapore with him. I don't know why it happens. I can't explain why I've been abandoned this way. I'm avoiding him, that's the truth. Avoiding coming to him, knowing that as soon as I do, he will reach his end. And my mother, my father, my family, perhaps there's no link to them at all. Now the Delhi streets are sulphur and dead. The streets are bridled by fear. We go into Vasant Vihar to sit in the Chinese restaurant, to smoke and eat chicken and drink beer. Inside the restaurant is red and gold. Outside in the colony, nothing stirs. The market is deserted except for the liquor store, from which men scurry like rats with their 20-rupee bottles of Doctor's Choice, before vanishing into the darkness of doors. Crumbling dead Delhi, gasoline ghost town in the dark. In the restaurant, the waiters know him. They welcome him with their obsequious grins, their watery eyes. They wear grubby waistcoats and bow ties. They show us to a booth at the side of the room. I say I shouldn't be here. She'll be waiting for me. Who will? He offers a cigarette. I decline. Auntie, where I live. Auntie? Yes. Where do you live? Over the river. And your parents? My mother's not here. She's dead. And your father? In Singapore. He nods to himself, smiles slightly, sympathetically, lights a cigarette, settles into the red booth. What's it like in Singapore? I say I don't know. He flags down the waiter and orders 2 beers.